सचमुच विगत कुछ वर्षों से जो कुछ भी मैं देख रहा हूं, जिस प्रकार का कार्य किया है उसकी जितनी भी सराहना की जाए वह कम है। इसके लिए मैं बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के डीजी और जितने भी ऑफिसर्स पर्सनल्स हैं सबको मैं बधाई देना चाहता हूं। और विशेष बधाई मैं उन लोगों को देना चाहता हूं कि जो भी कंस्ट्रक्शन काम हुए हैं, जिन लोगों ने अपने जिस्म का पसीना बहाया है, उनको विशेष रूप से मैं बधाई देना चाहता हूं। इसमें कहीं दो मत नहीं है कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन जिन सड़कों का निर्माण कर रहा है, जिन ब्रिजेज का निर्माण कर रहा है, वह देश के विकास की गति को बढ़ाने वाले हैं। और कोविड के दौर से जब सारा देश गुजर रहा है और अभी तक हम सारे लोग मंत्रालय में वर्चुअल मोड में ही अपनी सारी मीटिंग्स करते रहे हैं, लेकिन मैंने फैसला किया कि चूंकि डेवलपमेंट का सवाल है, इसलिए वर्चुअल मोड से हमको निकलना चाहिए और बीआरओ के कार्यक्रम में हमारी फिजिकल प्रेजेंस होनी चाहिए। इसीलिए मैं फिजिकली इस कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए मौजूद हूं। और इसके कुछ ही दिन पहले, 5, 7, 10 दिन पहले जो एक कार्यक्रम हुआ था, उस कार्यक्रम में भी, बीआरओ के कार्यक्रम में मैं फिजिकली मौजूद था। उसमें 12 सड़कों का लोकार्पण हुआ था। आज 63 ब्रिजेज और रोड्स इनका लोकार्पण हो रहा है, सब मिला जुलाकर 75। यानी जब हम आजादी के 75वें वर्ष में प्रवेश कर रहे हैं, तो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने यह फैसला किया कि हम 75 ऐसे कार्यों का जिनका हमने निर्माण किया है, हम इस राष्ट्र को समर्पित करेंगे। और इस इवेंट का ऑर्गेनाइजेशन बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने किया है। और वर्चुअल प्रेजेंस से यह फिजिकल प्रेजेंस की हाल की जो हमारी यात्रा रही है, या मैं कहूं कि वर्चुअल प्रेजेंस से लेकर फिजिकल प्रेजेंस तक की हमारी यह यात्रा बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के सहारे तय हुई है, तो यह कहना भी एग्जैगरेशन नहीं होगा, यह अतिशयोक्तिपूर्ण नहीं होगा। शायद बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के कार्यक्रम तय न हुए होते तो हम भी वर्चुअल मोड से न निकल पाते, लेकिन हम निकलने में कामयाब रहे। और यह जो 63 ब्रिजेज आज बने हैं, इसके पहले के 12 ब्रिजेज, टोटल 75, सचमुच हमारे बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के सारे कर्मियों की मेहनत और उनकी सूझबूझ के परिणाम स्वरूप ही यह संभव हो पाया है। और कोविड के दौरान जब सारी दुनिया अपने घरों में सिमटी हुई थी, उस समय भी बाहर निकलकर लगातार काम करते रहना जनता के लिए, इस राष्ट्र के लिए, यह कोई छोटी बात नहीं है। मैं इसके लिए बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की मैं पुनः प्रशंसा करना चाहता हूं। और मित्रों, आप सब मेरी इस बात से भी सहमत होंगे, किसी भी राष्ट्र के डेवलपमेंट में, किसी समाज के डेवलपमेंट में कनेक्टिविटी की क्या अहमियत होती है। मनुष्य के शरीर में जो भाई हमारी वेन्स होती हैं, हमारी नसें जो होती हैं, उनका जो इंपॉर्टेंस होता है, मैं समझता हूं कि वैसा ही इंपॉर्टेंस राष्ट्र के लिए रोड्स का होता है, राजमार्गों का होता है, ब्रिजेस का होता है। यदि हमारे शरीर में नसें न हो, हमारे वेन्स न हो, तो मैं समझता हूं कि शरीर का एग्जिस्टेंस रहेगा ही नहीं। वैसे ही यदि इस राष्ट्र में सड़कों का निर्माण न हो, ब्रिजेस का निर्माण न हो, राजमार्गों का निर्माण न हो, तो राष्ट्र का विकास किसी भी सूरत में संभव नहीं है। और दूसरा प्रश्न, दावे के साथ मैं कह सकता हूं कि वह राष्ट्र सुरक्षित भी नहीं रह सकता। इसीलिए मैं कहता हूं कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने कनेक्टिविटी की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आज ये क्यूनगम ब्रिज का उद्घाटन हो रहा है और इसके साथ ही जम्मू कश्मीर, आंध्र प्रदेश, असम, सिक्किम, नागालैंड, मणिपुर के 62 ब्रिजेस का भी लोकार्पण हो रहा है, टोटल 63।
और मुझे बताया गया है कि 50 मीटर वाला यह सिंगल स्पैन स्टील ब्रिज ऐसा ब्रिज बना है कि जिस पर कि टाउट गन्स, टैंक्स, हैवी वेपन जो सिस्टम्स हैं वह भी सीधे इससे जा सकते हैं, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आप यह समझ सकते हैं कि इन ब्रिजेस का इस देश की सुरक्षा के लिए कितना इंपॉर्टेंस है। और जिस रोड पर यह ब्रिज बना है यानी लेह लोमा रोड, यह हमारी सेना और आईटीबीपी के लिए बहुत ही अहम है। और साथ ही मुझे यह भी बताया गया है कि चुमथांग, लोमा, हनले और सोमरारी लेक जैसी जगहों को भी आपस में जोड़ती है। और ये इलाके सुरक्षा की दृष्टि से के साथ साथ आर्थिक दृष्टि से भी और सबसे ज्यादा टूरिज्म की दृष्टि से इनका एक विशेष महत्व है। जब ये सड़कें बन जाती हैं, ब्रिजेस बन जाते हैं, तो टूरिज्म भी स्वाभाविक रूप से बढ़ता है और उन क्षेत्रों में रहने वाले जो लोग होते हैं उनको रोजगार के अवसर मिलते हैं, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज अपने आप वहां पर सृजित होती हैं। और जिन क्षेत्रों में बनते हैं उन क्षेत्रों का सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सामाजिक आर्थिक विकास स्वाभाविक रूप से यह होता है। इसलिए काम बहुत ही महत्वपूर्ण है। और फोन कनेक्टिविटी है, और मुझे बताया गया केवल फोन ही नहीं बल्कि इंटरनेट कनेक्टिविटी भी यहां दी जा रही है। और मुझसे कल लेफ्टिनेंट जनरल जोशी जी चर्चा कर रहे थे, उसमें सेना किस तरीके से सहयोग कर रही है। मैं अपनी सेना को भी इसके लिए मैं बधाई देना चाहता हूं। जोशी, आपकी तरफ से सभी को, आप लोगों का बहुत सहयोग है। सीमाई क्षेत्रों में रहने वाली हमारी जनता को कनेक्टिविटी की भी यह सुविधा प्राप्त हो सके। मुझे बताया गया चूसुल के किसी काउंसलर ने 14 कॉर्प्स के कमांडर, आज कुछ आवश्यक रह गया इसलिए आज उनका आना नहीं हो पाया है, उनसे कोई बात उन्होंने कही थी और मुझे यह बताया गया कि 7 दिन नहीं बीते कि इन दोनों गांवों तक ऑप्टिकल फाइबर पहुंचा दिए गए। यह बात सच है? वो काउंसलर है चूसुल के यहाँ या नहीं है? और इन गांवों के लिए ये छोटी घटना नहीं है। मैं यह मानता हूं कि इन गांवों के लिए बहुत ही बड़ी घटना है और यह ऐतिहासिक घटना है। और मित्रों, यदि मैं डेवलपमेंट की बात कर रहा हूं इस लद्दाख के, तो इस समय थोड़ी चर्चा मैं करना चाहूंगा कि लद्दाख का स्टेटस पहले क्या था और जम्मू कश्मीर का स्टेटस पहले क्या था। सरकार ने 2 साल पहले एक ऐतिहासिक फैसला किया है। जम्मू कश्मीर भी यूनियन टेरिटरी बन गए, लद्दाख भी अलग से यूनियन टेरिटरी बना है। लद्दाख के लोगों से जब मैं बात करता हूं और अपने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट श्री जामयांग सेरिंग नामग्याल से मैं बात कर रहा था, कुछ अंतर दिखाई देता है कि नहीं। उन्होंने सहज रूप से स्वीकार किया कि नहीं, हमारी लद्दाख की जनता यूनियन टेरिटरी बनने से बेहद खुश है। अब यह यूनियन टेरिटरी बनाने की जरूरत क्यों पड़ी? बहुत सारे कारण हो सकते, लेकिन प्रमुख रूप से 2 कारण, आतंकवाद और सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट का अभाव। 2 प्रमुख चीजें। चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट का जितना भी असिस्टेंस मिल जाए और जिस हद तक सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट होना चाहिए था, नहीं हो पाता। यानी न्यूनतम आवश्यकताओं के लिए लोग तरसते रहे। मैं समझता हूं कोई भी संवेदनशील सरकार इसे बर्दाश्त नहीं कर सकती। आतंकवादी गतिविधियां लगातार चलती रहती थी। मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि आतंकवादी गतिविधियों में कमी आई है यूटी बनने के बाद। और मैं अपनी आर्मी के बारे में कहना चाहूंगा, आर्मी सराहनीय काम कर रही है। हमारे पैरामिलिट्री फोर्सेस, हमारी लोकल वहां की पुलिस, जिस प्रकार का म्यूचुअल कोऑर्डिनेशन है, आईबी म्यूचुअल कोऑर्डिनेशन के साथ ये काम वहां पर हो रहा है। आतंकवादी मारे जा रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है जो भी आतंकवादी दिखाई दे गया हमारी फोर्स ने उठाकर उसको मार डाला। यह भी कोशिश की जाती है हमारी आर्मी के द्वारा, यदि वह सरेंडर कर सकता है
और जिंदगी की मेन स्ट्रीम में आ सकता है, समाज जीवन जीना चाहता है तो उसे अवसर दिया जाना चाहिए। और उसके दरवाजे के सामने खड़े होकर कहते हैं भाई तुम सरेंडर करो, यकीन रखो, तुम्हारे ऊपर गोली नहीं चलाई जाएगी। यह हमारी आर्मी और हमारी फोर्सेस की संवेदनशीलता का इससे बड़ा उदाहरण हो कोई दूसरा नहीं हो सकता। फिर भी इसके पहले भी तरह तरह की शिकायतें की जाती थी। मैं इस देश का पांच वर्षों तक गृह मंत्री रहा हूं और बराबर मेरा कश्मीर भी जाना होता रहा है, जम्मू भी जाना होता रहा है, लद्दाख भी मेरा आना होता रहा है। समस्याओं से मैं अच्छी तरह परिचित हूं, क्या हालात थे। लेकिन दोनों फ्रंट पर, आतंकवाद पर और सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट को लेकर जब एक अभाव था, काफी हद तक कामयाबी मिली है। लेकिन अभी 2 साल का समय मैं समझता हूं किसी समाज जीवन में कोई बहुत लंबा समय नहीं होता है। और 2019 की तुलना में जैसा मैंने बताया कि 2020 में आंकड़े हैं हमारे पास कि आतंकवादी गतिविधियों में काफी कमी आई है। सब मिलाजुलाकर उद्देश्य यह है कि यह था यूटी बनाने के पहले कि अमन अमान के हालात पैदा होने चाहिए जम्मू कश्मीर में भी और यूटी में भी। किसी को किसी प्रकार का भय नहीं होना चाहिए, यहाँ के लोगों को भी रोजगार मिलना चाहिए और इस यहाँ का विकास तेजी के साथ होना चाहिए। और आपने देखा होगा कि यूटी बनने के बाद इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग और इन्वेस्टमेंट की दृष्टि से भी हमारी सरकार ने कई कदम उठाए हैं। अब मैं एक उदाहरण यहां पर देना चाहता हूं केवल। यदि मैं केवल एनर्जी सेक्टर की मैं बात करूं तो लद्दाख में इंट्रास्टेट पावर ग्रिड 8 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स ओएनजीसी के सहयोग से देश के पहले जियो थर्मल फील्ड डेवलपमेंट जैसे प्रोजेक्ट सरकार द्वारा उठाए गए कुछ प्रमुख कदम हैं। क्या इसके पहले कभी किसी ने सोचा था? यह यूटी बनने की बात की है। परिणाम क्या होगा? सुदूर गांवों तक बिजली पहुंचेगी और ग्रीन एनर्जी पहुंचेगी। पर्यावरण के ऊपर कोई दुष्प्रभाव नहीं पड़ने पाएगा। और इसी प्रकार लद्दाख के विकास के लिए भी कई कल्याणकारी योजनाएं जो पहले लागू ही नहीं होती थी, प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, कौशल विकास की योजना, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, जो प्रतिवर्ष प्रधानमंत्री 6,000 रुपया किसानों के खाते में डालते हैं वो भी नहीं पहुंचता। क्या जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लोग यह सुविधा पाने के हकदार नहीं थे? इसलिए इस प्रकार के कुछ कदम उठाने पड़े हैं। और सरकार की मंशा पूरी तरह से साफ थी और हमारे लद्दाख ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल के चेयरमैन तित्ताची जी यहां पर बैठे हैं और अन्य बहुत सारे लोग। कल हमसे ये लोग मिले थे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सेरिंग नामग्याल जी भी ये मिले थे। कल इन लोगों के साथ चर्चा हुई। आप लोगों को आश्चर्य हुआ, आर्मी के लोग भी बैठे थे, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के लोग भी बैठे थे, मैंने लेफ्टिनेंट गवर्नर भी बैठे थे और यह लोग भी बैठे थे। मंशा क्या थी कि लद्दाख के रहने वाले आम लोगों की समस्याओं का समाधान हो। बहुत ही अच्छी तरीके से बात हुई। आर्मी के बारे में मैं देखता हूं कभी कभी सिविलियंस के अंदर जैसी धारणा बनी रहती है, जितनी संवेदनशीलता के साथ कुछ प्रॉब्लम्स को तुरंत बैठे हैं जीओसी लेफ्टिनेंट जनरल ए.के. जोशी, चटपट जो होने लगता है उन्होंने कहा बस ओके ओके ओके। माने इस तरीके का कोऑपरेशन, कोऑर्डिनेशन, इसकी जितने भी सराहना की जाए वो कम है। और इस यूटी और जम्मू कश्मीर और लद्दाख में हमारे प्रधानमंत्री जी, अब पहले हमारे प्रधानमंत्री जी की मंशा पर लोग सवाल या निशान इधर के लोग, कुछ लोगों ने लगाना शुरू किया। वेस्टेड इंटरेस्ट था, वेस्टेड पॉलिटिकल इंटरेस्ट। लेकिन वो चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर में भी पॉलिटिकल प्रोसेस प्रारंभ हो, लद्दाख में भी पॉलिटिकल प्रोसेस प्रारंभ हो, और यहां भी वो बात करने वाले हैं। जम्मू कश्मीर के लोगों से उन्होंने बातचीत की है
लंबे समय तक यही स्थिति बनी रहे, ये हम लोग नहीं चाहते। मित्रों, पिछले वर्ष नॉर्दर्न बॉर्डर पर एक बड़ी चुनौती खड़ी हुई थी और उसका सामना करना पड़ा, लेकिन हमारी सेना ने जिस क्षमता का परिचय दिया है उसकी जितनी भी सराहना की जाए वो कम है। और मैं तो यह कहना चाहूंगा कि हमारी सेना ने यह सिद्ध कर दिया है कि हमारी सेना के अंदर यदि शौर्य भी है, पराक्रम भी है, तो उसके साथ साथ संयम भी है। जहां संयम की आवश्यकता होती है हमारी सेना संयम भी बरतती है, और जहां शौर्य और पराक्रम की आवश्यकता होती है हमारी सेना वहां पर शौर्य और पराक्रम का भी परिचय देती है। और जब मैं आया हूं लगभग 1 साल पहले, जो बलिदान हमारे बहादुर जवानों ने गलवान घाटी में दिया था, मैं यहां पर उनकी स्मृति को नमन करता हूं। मैं अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहता हूं। और मैं यह भी कहना चाहता हूं कि मित्रों, हम लोग भारत के लोग बराबर वसुधैव कुटुंबकम, द होल वर्ल्ड इज अवर फैमिली, यह संदेश देने वाले लोग रहे। हमारे ऋषियों और मनीषियों ने भी यही संदेश दिया है। हम तो विश्व शांति के पुजारी हैं। हम केवल अपने ही देश में शांति चाहने वालों लोगों में नहीं रहे हैं, बल्कि विश्व शांति के हम पुजारी रहे हैं। हमारे यहां तो परंपरा यह रही है कि हम शस्त्र भी धारण करते हैं तो शांति की स्थापना के लिए शस्त्र धारण करते हैं। यह हमारे यहां परंपरा रही है, किसी पर आक्रमण करने के लिए नहीं है। हमारा यह उद्देश्य कभी नहीं रहा है। किसी पर विजय प्राप्त करना हमारा उद्देश्य नहीं रहा है। भारत के इतिहास के पन्नों को पलटकर कोई देखे, भारत ने आज तक दुनिया के किसी देश पर न तो कभी आक्रमण किया है और दुनिया के किसी एक देश की 1 इंच जमीन पर भारत ने कब्जा किया। यह भारत का चरित्र है। हमारी मंशा पूरी तरह से साफ है, लेकिन है पड़ोसियों के साथ कभी कभी ठन जाती है। पड़ोसियों को भी सोचना पड़ेगा। सदियों से हम पड़ोसी हैं, सदियों तक हम पड़ोसी रहेंगे। क्या जिन मुद्दों को लेकर विवाद है उसका कोई अस्थायी समाधान नहीं निकाला जा सकता? बातचीत के द्वारा अस्थायी समाधान नहीं निकल सकता? हम पड़ोसी थे, पड़ोसी हैं और पड़ोसी रहेंगे। मैं सारे पड़ोसियों की बात कर रहा हूं। क्यों नहीं बातचीत के जरिए समाधान निकाला जा सकता? मनसा साफ चाहिए। लेकिन बहनों भाइयों, को कोई यह सोचे कि हम किसी को आंख दिखाकर डरा देंगे। मुझे अपने सेना की शौर्य और पराक्रम पर विश्वास है। हमारे पैरामिलिट्री फोर्सेस, हमारी लोकल वहां की पुलिस, जिस प्रकार का म्यूचुअल कोऑर्डिनेशन है, आईबी म्यूचुअल कोऑर्डिनेशन के साथ ये काम वहां पर हो रहा है। आतंकवादी मारे जा रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है जो भी आतंकवादी दिखाई दे गया हमारी फोर्स ने उठाकर उसको मार डाला। यह भी कोशिश की जाती है हमारी आर्मी के द्वारा, यदि वह सरेंडर कर सकता है और जिंदगी की मेन स्ट्रीम में आ सकता है, समाज जीवन जीना चाहता है, तो उसे अवसर दिया जाना चाहिए। और उसके दरवाजे के सामने खड़े होकर कहते हैं, भाई तुम सरेंडर करो, यकीन रखो, तुम्हारे ऊपर गोली नहीं चलाई जाएगी। यह हमारी आर्मी और हमारी फोर्सेस की संवेदनशीलता का इससे बड़ा उदाहरण हो कोई दूसरा नहीं हो सकता। फिर भी इसके पहले भी तरह तरह की शिकायतें की जाती थी। मैं इस देश का पांच वर्षों तक गृह मंत्री रहा हूं और बराबर मेरा कश्मीर भी जाना होता रहा है, जम्मू भी जाना होता रहा है, लद्दाख भी मेरा आना होता रहा है। समस्याओं से मैं अच्छी तरह परिचित हूं, क्या हालात थे। लेकिन दोनों फ्रंट पर, आतंकवाद पर
और सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट को लेकर जब एक अभाव था, काफी हद तक कामयाबी मिली है। लेकिन अभी 2 साल का समय मैं समझता हूं किसी समाज जीवन में कोई बहुत लंबा समय नहीं होता है। और 2019 की तुलना में जैसा मैंने बताया कि 2020 में आंकड़े हैं हमारे पास कि आतंकवादी गतिविधियों में काफी कमी आई है। सब मिलाजुलाकर उद्देश्य यह है कि यह था यूटी बनाने के पहले कि अमन अमान के हालात पैदा होने चाहिए जम्मू कश्मीर में भी और यूटी में भी। किसी को किसी प्रकार का भय नहीं होना चाहिए, यहाँ के लोगों को भी रोजगार मिलना चाहिए और इस यहाँ का विकास तेजी के साथ होना चाहिए। और आपने देखा होगा कि यूटी बनने के बाद इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग और इन्वेस्टमेंट की दृष्टि से भी हमारी सरकार ने कई कदम उठाए हैं। अब मैं एक उदाहरण यहां पर देना चाहता हूं। यदि मैं केवल एनर्जी सेक्टर की मैं बात करूं तो लद्दाख में इंट्रास्टेट पावर ग्रिड 8 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स ओएनजीसी के सहयोग से देश के पहले जियो थर्मल फील्ड डेवलपमेंट जैसे प्रोजेक्ट सरकार द्वारा उठाए गए कुछ प्रमुख कदम हैं। क्या इसके पहले कभी किसी ने सोचा था? यह यूटी बनने की बात की है। परिणाम क्या होगा? सुदूर गांवों तक बिजली पहुंचेगी और ग्रीन एनर्जी पहुंचेगी। पर्यावरण के ऊपर कोई दुष्प्रभाव नहीं पड़ने पाएगा। और इसी प्रकार लद्दाख के विकास के लिए भी कई कल्याणकारी योजनाएं जो पहले लागू ही नहीं होती थी, प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, कौशल विकास की योजना, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, जो प्रतिवर्ष प्रधानमंत्री 6,000 रुपया किसानों के खाते में डालते हैं, वो भी नहीं पहुंचता। क्या जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लोग यह सुविधा पाने के हकदार नहीं थे? इसलिए इस प्रकार के कुछ कदम उठाने पड़े हैं। और सरकार की मंशा पूरी तरह से साफ थी और हमारे लद्दाख ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल के चेयरमैन ताशी जी यहां पर बैठे हैं और अन्य बहुत सारे लोग। कल हमसे ये लोग मिले थे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सेरिंग नामग्याल जी भी ये मिले थे। कल इन लोगों के साथ चर्चा हुई। आप लोगों को आश्चर्य होगा, आर्मी के लोग भी बैठे थे, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के लोग भी बैठे थे, मैंने लेफ्टिनेंट गवर्नर भी बैठे थे और यह लोग भी बैठे थे। मंशा क्या थी कि लद्दाख के रहने वाले आम लोगों की समस्याओं का समाधान हो। बहुत ही अच्छी तरीके से बात हुई। आर्मी के बारे में मैं देखता हूं कभी कभी सिविलियंस के अंदर जैसी धारणा बनी रहती है, जितनी संवेदनशीलता के साथ कुछ प्रॉब्लम्स को तुरंत बैठे हैं जीओसी लेफ्टिनेंट जनरल ए.के. जोशी, झटपट जो होने लगता है उन्होंने कहा बस ओके ओके ओके। माने इस तरीके का कोऑपरेशन, कोऑर्डिनेशन, इसकी जितनी भी सराहना की जाए वो कम है। और इस यूटी और जम्मू कश्मीर और लद्दाख में हमारे प्रधानमंत्री जी, अब पहले हमारे प्रधानमंत्री जी की मंशा पर लोग सवाल या निशान इधर के लोग कुछ लोगों ने लगाना शुरू किया। वेस्टेड इंटरेस्ट था, वेस्टेड पॉलिटिकल इंटरेस्ट। लेकिन वो चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर में भी पॉलिटिकल प्रोसेस प्रारंभ हो, लद्दाख में भी पॉलिटिकल प्रोसेस प्रारंभ हो और यहां भी वो बात करने वाले हैं। जम्मू कश्मीर के लोगों से उन्होंने बातचीत की है। लंबे समय तक यही स्थिति बनी रहे ये हम लोग नहीं चाहते। मित्रों, पिछले वर्ष नॉर्दर्न बॉर्डर पर एक बड़ी चुनौती खड़ी हुई थी, उसका सामना करना पड़ा। लेकिन हमारी सेना ने जिस क्षमता का परिचय दिया है उसकी जितनी भी सराहना की जाए वो कम है। और मैं तो यह कहना चाहूंगा कि हमारी सेना ने यह सिद्ध कर दिया है कि हमारी सेना के अंदर यदि शौर्य भी है, पराक्रम भी है, तो उसके साथ साथ संयम भी है। कहां जहां संयम की आवश्यकता होती है हमारी सेना संयम भी बरतती है, और जहां शौर्य और पराक्रम की आवश्यकता होती है
हमारी सेना वहां पर शौर्य और पराक्रम का भी परिचय देती है। और जब मैं आया हूं लगभग 1 साल पहले, जो बलिदान हमारे बहादुर जवानों ने गलवान घाटी में दिया था, मैं यहां पर उनकी स्मृति को नमन करता हूं। मैं अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहता हूं। और मैं यह भी कहना चाहता हूं कि मित्रों, हम लोग भारत के लोग बराबर वसुधैव कुटुंबकम, द होल वर्ल्ड इज अवर फैमिली, यह संदेश देने वाले लोग रहे। हमारे ऋषि और मनीषियों ने भी यही संदेश दिया है। हम तो विश्व शांति के पुजारी हैं। हम केवल अपने ही देश में शांति चाहने वालों लोगों में नहीं रहे हैं, बल्कि विश्व शांति के हम पुजारी रहे हैं। हमारे यहां तो परंपरा यह रही है कि हम शस्त्र भी धारण करते हैं तो शांति की स्थापना के लिए शस्त्र धारण करते हैं। यह हमारे यहां परंपरा रही है, किसी पर आक्रमण करने के लिए नहीं है। हमारा यह उद्देश्य कभी नहीं रहा है। किसी पर विजय प्राप्त करना हमारा उद्देश्य नहीं रहा है। भारत के इतिहास के पन्नों को पलटकर कोई देखे, भारत ने आज तक दुनिया के किसी देश पर न तो कभी आक्रमण किया है और दुनिया के किसी एक देश की 1 इंच जमीन पर भारत ने कब्जा किया। यह भारत का चरित्र है। हमारी मंशा पूरी तरह से साफ है, लेकिन है पड़ोसियों के साथ कभी कभी ठन जाती है। पड़ोसियों के भी सोचना पड़ेगा। सदियों से हम पड़ोसी हैं, सदियों तक हम पड़ोसी रहेंगे। क्या जिन मुद्दों को लेकर विवाद है उसका कोई अस्थायी समाधान नहीं निकाला जा सकता? बातचीत के द्वारा अस्थायी समाधान नहीं निकल सकता? हम पड़ोसी थे, पड़ोसी हैं और पड़ोसी रहेंगे। मैं सारे पड़ोसियों की बात कर रहा हूं। क्यों नहीं बातचीत के जरिए समाधान निकाला जा सकता? मनसा साफ चाहिए। लेकिन बहनों भाइयों, को कोई यह सोचे कि हम किसी को आंख दिखाकर डरा देंगे। मुझे अपने सेना के शौर्य और पराक्रम पर विश्वास है। आंख दिखाने वालों को माकूल जवाब देने की कुवत भी हमारे देश की सेना के जवानों के अंदर है। हम न किसी को आंख दिखाना चाहते हैं, न किसी का आंख दिखाना हमें मंजूर है। हमारी मंशा पूरी तरह से साफ है। और आज के अवसर पर जो कुछ भी लोगों ने आज ब्रिजेस का लोकार्पण किया है, मैं समझता हूं कि सामरिक दृष्टि से इसका भी एक विशेष महत्व है। इस क्षेत्र के विकास के दृष्टि से महत्व है, लेकिन सामरिक स्ट्रेटेजिक दृष्टि से भी इसका महत्व है। सीमाई क्षेत्रों की हमारी स्थिति काफी मजबूत होगी। और मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि हम हर प्रकार से एक सुरक्षित, सशक्त और समृद्ध राष्ट्र की निर्माण की ओर तेजी से बढ़ रहे हैं और भविष्य में हम तेजी के साथ बढ़ते रहेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः एक बार बीआरओ को, उनके अधिकारियों को, कर्मियों को, जितने भी पर्सनल्स हैं, सबको अपनी तरफ से तहे दिल जो भी उत्कृष्ट कार्य उनके द्वारा किया जा रहा है उसके लिए हार्दिक बधाई देता हूं और इन्हीं शब्दों के साथ अपना निवेदन समाप्त करता हूं।